गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आशा करती हूँ कि तुम पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से कर रहे हो। देखो, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करें, कोरोना की वजह से हम मिल नहीं रहे हैं। देखो, हम लोगों ने पहले हमारे जो पूरक पठन है, 2 लघु कथा है, उसे सीखा है और आज हम सीखने वाले हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके लेखक हैं सुनील शास्त्री। अभी सुनील शास्त्री जी का नाम सुनते ही हमारे सामने पहले कौन से व्यक्ति आते हैं? जो महनीय है, जो आदर्श है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि सुनील शास्त्री जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। उन्हें बहुत ही कविता करना, संगीत करना बहुत अच्छा लगता है। वो लेखक है, कवि है और उन्होंने सामाजिक बदलाव पर भी बहुत सारे समस्याओं पर पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी है। उनका जन्म 1950 में हो गया था। देखो, ये उन्होंने अपने पिताजी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। पिताजी के गुणों के बारे में बताया है कि उन्होंने अपने पिताजी के जो गुण है उसे किस तरह से परखा है, किस तरह से लिया है, अपनाया है। उनके पिताजी में उन्होंने कौन कौन से गुण देखे हैं, उन गुणों को लेखक ने बहुत ही सरलता के साथ रोचक ढंग से हमारे सामने पेश किया है। देखो, हमारे जो लेखक है सुनील शास्त्री, उन्होंने हमारे जो उनके बाबूजी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने जीवन में हमेशा ईमानदारी से अपने कार्य को निभाया है, कार्य किया है। क्योंकि हमारे लाल बहादुर शास्त्री या रेल मंत्री भी थे, पुलिस मंत्री भी थे, यानी कि गृह मंत्री कहा जाता था तब, और उसके साथ साथ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यानी कि सरकारी नौकर होने के बावजूद भी उन्होंने कौन सा भी कार्य अनुचित नहीं किया है। उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे जो गाड़ियाँ मिलती है, मुझे जो सुविधाएं मिलती है, उसका मैं अपने खुद के लिए प्रयोग करूं। उन्होंने अभी ऐसा किया नहीं है। और लेखक के साथ उसके पिताजी जो है वो एक आदर्श है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सरलता से जीवन बिताने वाले महान व्यक्ति है। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक दिन दिल्ली में गए थे जब वो प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पे एक दुकान में बहुत सारी साड़ियाँ लगाई हुई थी और उससे ऐसा लगा कि चलो मैं मेरे पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदता हूँ। वो दुकान में गए और दुकानदार से कहा मुझे एक साड़ी चाहिए। अभी दुकानदार बहुत खुश था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे दुकान में साड़ी लेने के लिए आ गए हैं। तो उन्होंने सबसे महंगी जो है साड़ी दिखाई और कहा कि इसकी कीमत इतनी है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो। तभी उन्होंने कहा, अरे बाबा, मैं एक देश का गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरे पत्नी के लिए साड़ी चाहिए, इसके लिए जिसकी कीमत कम हो वो साड़ी मुझे दिखाओ। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। दुकानदार ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा, वो देश का प्रधानमंत्री हूँ, देश के लिए हूँ, मेरे परिवार के लिए सिर्फ मैं मेरे पत्नी का पति हूँ, एक आम आदमी हूँ, और इसलिए मुझे क्या करना है, एक आम आदमी की तरह खरीदारी करनी है। कितना सादापन, कितनी सरलता। हम ऐसे कर सकते हैं? हमारे मम्मी पापा अगर कोई ऊंचे ओहदे पर है तो हमें नया जोश आता है, मेरे पिताजी ये है, मैं ये हूँ, मैं इतने ऊंचे ओहदे पर हूँ, ऐसा हमें लगता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नहीं थे। चलो हम देखते हैं हमारे पाठ में सुनील शास्त्री जी ने उनके बारे में और कौन सी बातें हमें बताई हैं, उनके कौन से गुण बताए हैं। हम देखते हैं हमारा दूसरी इकाई में से जो 5वां लेसन है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसमें क्या कहते हैं देखो। पहले गद्य संबंधी देखते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी पेन, पेंसिल और टेक्स्ट बुक का होना जरूरी है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। कौन कौन से गुण है देखो लाल बहादुर शास्त्री में। कौन सा है? ईमानदारी। उन्होंने अपना फर्ज जो है वो ईमानदारी से निभाया है, बेईमानी से वो कोसों दूर रहे हैं। सादगी यानी कि सादापन, सरलता, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। सच्चाई, हमेशा सच्चाई के बलबूते पर वो चलते रहे हैं।
पर दुख कातरता, पर दुख यानी कि दूसरों के दुख को देखकर जब मुझे दुख होता है तो उसे कहते हैं पर दुख कातरता। समझे कि दूसरों के दुख में शामिल होना, कातरना यानी कि कांपना। तो दूसरों को दुख देखकर हमारे आंखों में जब आंसू आते हैं तो उसे कहते हैं पर दुख कातरता। आदि गुणों को बड़े अच्छी तरह से उन्होंने उजागर किया है, प्रकाशित किया है, हमारे सामने पेश किया है। शायद हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि लाल बहादुर शास्त्री एक भूतपूर्व द्वितीय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो नाटे थे, शॉर्ट थे। मराठी में हम बोलते हैं ना, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। ऐसे ही व्यक्तित्व वाला ये व्यक्ति है। चलो उनके बारे में, उनके पुत्र क्या कहते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव का मतलब क्या है, कमियां। जब तक माता पिता सही सलामत रहते हैं, उनका नौकरी व्यवसाय अच्छा रहता है, तब तक बच्चे पर कोई आंच नहीं होती है या आती है। तुम अपने घर में, तुम्हें पता है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, फिर भी तुम्हें खाने पीने के लिए सही समय पर मिलता है सब कुछ, क्योंकि जब तक हमारे माता पिता जीवित है हमें सब कुछ आसानी से मिलता है, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। लेखक का भी वैसा ही कि उनके पिताजी थे तब तक उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से मिलता था। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन पिताजी के गुजर जाने के बाद उसे क्या करना पड़ा है, बैंक में नौकरी करना पड़ा है। उसके पहले वो नौकरी पर नहीं जाते थे कि सब कुछ था, लेकिन पिताजी के गुजर जाने के बाद उसे अभाव महसूस होने लगा, कमियां महसूस होने लगी। लेकिन इससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, यानी कि होम मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, पुलिस मंत्री कहने की प्रथा वहां पर थी। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं किसका लड़का हूँ, गृह मंत्री का, और इसलिए होम मिनिस्टर का लड़का होने के कारण मेरे पास आलीशान बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे वो कल्पना करता था। कल्पना करना तो सबको अच्छा लगता है। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। ये पुरानी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी थी। और जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री की हैसियत से उसे वो गाड़ी दी गई, ताकि अगर कोई सरकारी काम हो, कहाँ जाना आना जाना हो, तो वो खुद के गाड़ी का प्रयोग न करके जो सरकार ने उसे प्रधानमंत्री की हैसियत से जो गाड़ी दी है उस गाड़ी से वो सवारी करे। ओके, तो उनके पास कौन सी गाड़ी आ गई है, इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। अभी उसे देख देख कर ऐसा लगता था ना उसके मन में, कितनी अच्छी गाड़ी है ना, एक बार अवसर मिलेगा ना, मुझे चांस मिलेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, उसे चलाऊंगा। बहुत अच्छा लगता है ना। पिताजी की गाड़ी तो है, पिताजी को दिए, इसका मतलब पिताजी की ही हो गई ना, तो पिताजी की हो गई इसका मतलब मेरी भी हो गई। तो उसकी चाह थी, उसका जी करता था, जी का मतलब क्या है, मन, उसका मन करता था कि मैं उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। प्रधानमंत्री का लड़का है, ऊंचे पद जिसे है उसका लड़का हूँ, आम आदमी का लड़का थोड़ी हूँ मैं, और इसलिए वो मामूली सी बात नहीं, जरा सी बात तो थी नहीं। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। मौका मिलना, अवसर मिल गया, उसे चांस मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। पहले उसे लगता था कि हाँ ऑर्डर नहीं देना चाहिए, फिर क्या है उसे, हाँ धीरे धीरे हिम्मत हो गई, अभी मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, तो उसमें जोश आ गया, तो वो ऑर्डर देने लगा। हमारे बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंट की तरह आ जाए। उन्होंने क्या ऑर्डर दी है, उनके सचिव जो है, सेक्रेटरी जो है, उन्हें क्या बताया है, निजी यानी कि उनके खुद के जो सेक्रेटरी उसे ऑर्डर दिए, जरा सहाय साहब को बताओ। सहाय साहब यानी कि उसका सेक्रेटरी का नाम है। उन्होंने क्या बताया कि इम्पाला जो है ना उसे अपने घर तक, रेजिडेंट यानी कि अपने हमारे घर तक उसे ले आओ। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो उसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के 2 लड़के थे, सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री।
शायद अनिल शाह से ज़रा डरपोक है, इसलिए वो तो मैं नहीं चलाऊंगा, गाड़ी तो तुम्हें ही चलानी है। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। उन्होंने ड्राइवर, अभी देखो सरकारी गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, उनके पास ड्राइवर होता है, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को साथ लेके वो नहीं गए हैं। उन्होंने कहा तुम आराम करो, मैं और मेरा भाई जो है वो जाके आते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरे आने लगी थी। झुरझुरे के सिरन, अरे वाह कितने अच्छी तरह से हम गाड़ी चला रहे हैं, वाह। उन्हें बहुत ही मज़ा आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे कि हाँ इम्पाला शेवरलेट प्रधानमंत्री के लड़के गाड़ी चला रहे हैं, वेरी गुड। ऐसा वो अपने आप को सोच कर उसके बदन, बदन का समानार्थी शब्द कौन सा है, शरीर, तन, जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। अभी वो जिसके घर पे वो अपने मित्र के घर पर खाना खाने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे उन्हें समय नहीं समझ में आया कि अरे कितना समय हो गया, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि बातचीत करते करते कितना समय हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, हम इतने मग्न रहते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो गया है कि लेखक और उसके भाई और उसका जो दोस्त है बातें कर रहे हैं, शायद ऐसा बता रहे हाँ मैंने अभी वो गाड़ी चलाई है, कितने अच्छा लगता है, अच्छे फीलिंग्स हैं मुझ में, ऐसा ऐसा कुछ बोलते रहेंगे। और इसके लिए फिर बाद में पता चला रही देर हो गई है। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। अब ये बाबूजी कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। अब तो आ गए होंगे, रात हो गई है। वापस घर आ, फाटक से पहले गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी कि द्वारपाल, हाँ सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है ना, उसे हिदायत, हिदायत का मतलब सूचना दी, यहाँ सैल्यूट वैल्यूट नहीं। पहले कौन सा बताया उसने, कौन सी हिदायत दी है, सलाम नहीं करना है। उन्हें तो आएगा सलाम साहब ऐसा बोलेगा ना, ए सलाम बिलाम मत करो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लड़के हैं तो वो क्या करेंगे, सलाम साहब कहेंगे ना, उसे पहले ऐसा मत बोलो। फिर दूसरा क्या, देखो बस धीरे से गेट खोल दो। उन्होंने गेट खोलने के लिए कहा है, लेकिन कैसे, धीरे से। वहाँ आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो, यानी कि पहले धीरे से उसे खोलो, और अगर वो आवाज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसे क्या करो, क्या करो, वैसे ही छोड़ दो, नहीं तो क्या हो जाएगा। देखो उन्होंने बताया है कि अगर गेट खोलते समय ऐसा आवाज़ होता है ना, अगर ये आवाज़ सुनेगी तो बाबूजी जाग जाएंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं करना है, सैल्यूट नहीं करना है, दरवाजे को धीरे से खोलना है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर वो आवाज़ ज़्यादा करे तो वैसे ही छोड़ देना है। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी, और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा, पता चलेगा कि हम लोग लौट आए हैं। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, बेकार ये उपसर्ग है। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, यानी कि जब तक ताज़ी ताज़ी बात रहती है तो हम उस पर ज़्यादा बोलते हैं। कोई दुखद घटना हो या सुखद घटना हो, हम क्या करते हैं, जब घटित हो जाती तब हम उसे बिजली की तरह फैलाते, फिर बाद में वो धीरे धीरे हम उसे भूल जाते। तो वैसा उसने कहा कि अभी तक ये ताज़ी बात है, सुबह वो भूल जाएंगी। संतरी से जैसे कहा गया उसने किया, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। अभी देखो वो कहाँ से आए हैं, घर के सामने वाले दरवाजे से आए हैं, नहीं, पीछे के दरवाजे से आए। क्यों ऐसा है, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम आसानी से सामने से आ सकते हैं, लेकिन जब हमसे कोई गलती होती है, जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हमें फेस टू फेस आना नामुमकिन हो जाता है, कठिनाई आती है, और इसके कारण क्या हो जाता है, हम उसे फेस नहीं कर सकते, फिर हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, पीछे वाले दरवाजे से वो आए हैं। तो अच्छा कार्य हमेशा सच्चाई के साथ सामने आमने सामने होता है, पीठ पीछे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जाते ही अम्मा मिली उसे, अम्मा उसकी मम्मी जो है वो अम्मा बोलते थे, उसे मिल गई। पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं, बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। उसने कहा कि बाबूजी आ गए, हाँ आ गए। उसने पूछा था कि लड़के कहाँ हैं, तो मैंने कह दिया। क्या कह दिया वो पता नहीं है। देखो आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, वह यह जानते सुनते कि बाबूजी जीने के क्या कहा, बाबूजी ने क्या कहा है। उन्हें पूछा ही नहीं कि हाँ आपने क्या कहा बाबूजी से, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी।
कहाँ के बाद फुल स्टॉप है वहां पे दिया नहीं गया है। फिर हिदायत दी, उन्होंने अपने माँ से सूचनाएं दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, यानी कि सुबह क्या करना है, आपको किसी को भी कमरे में भेजना नहीं है। अभी क्यों नहीं भेजना है, देखो आगे दिया उन्होंने, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना था। जब हम रात के समय में कोई फिल्म देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जागते हैं तो सुबह हमारी आंखें नहीं खुलती है। तो उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है कि हम अभी रात को देर से आए हैं तो मुझे सोना है, हाँ, तो किसी को भेजना नहीं, ऐसा वो अपने मम्मी से कहता है और सोने के लिए चला जाता है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। अभी क्या है, किसी ने 5:45 बजे दरवाजे को खटखटाया है, तो उसने कहा, अरे मुझे सोने दो बाबा, मैं रात को देर से आया हूँ, मुझे सोना है, मैं सोना चाहता हूँ। सोना का दो अर्थ कौन से है, एक सोना यानी कि कनक जो गले में होता है वो सोना, ओके, एक मौल्यवान चीज, और दूसरा सोना का मतलब सो जाना, और तीसरा सोने का मतलब है सोना लड़की का नाम है। वह सोच कर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, यानी कि नॉक किया, फिर से टक टक आवाज आई। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मुंह में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ता हुआ, कौन है उसे समझता नहीं है कि मुझे अभी जाना है, नींद आई है, क्यों ये दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसा शायद वो बड़बड़ा रहा है। दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, कुछ समझा ही नहीं उसे, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। बेध्यानी यानी कि ध्यान में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई नौकर रहेगा, इसके लिए मैंने ऐसे कहा, बेध्यानी। अभी बेध्यानी का मेन शब्द कौन सा है पता है तुम्हें, ध्यान, ओके। तो ध्यान शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यहाँ पे बनाए हुए हैं। उपसर्ग कैसा रहेगा, ध्यान का बेध्यान, और ध्यान को ई लगाकर क्या हो गया है, ध्यानी, तो बेध्यानी ये उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगा ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक काम करो, अभी हम चाय साथ में पियेंगे, हाथ मुंह धो लो। उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला कि मैं तुम्हारा बाबूजी हूँ और तुम मुझे ऐसा बोल रहा है, कौन है, ऐसा कुछ नहीं कहा, वो शांत तरीके से उसे कह रही है। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कोई जाहिर होने दिया। अभी राम कहानी, कौन सी राम कहानी, कि कल रात को इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर वो दोस्तों के साथ खाना खाने गए थे और रात में देर से घर पर पहुंचे थे। ये राम कहानी, ये बात शायद उसे पता नहीं, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ तर्क का विचार नहीं कर रहे थे, कुछ लॉजिक नहीं था उनके बातों में, उनके कहने में, ऐसा उससे लगा था। कुछ देर चाय पीते पीते वे बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। अभी अम्मा ने क्या कहा है, अम्मा ने क्या कहा है उसे कि देखो तुम लोग आ गए हो, यानी कि जब बाबूजी ने पूछा था तब ये लड़के नहीं आए थे, लेकिन अम्मा जी ने झूठ कहा है अपने बच्चों को बचाने के लिए, जैसे हमारी माँ हमेशा ऐसे ही करती है, हाँ, तो वैसे हो गया है। और ये उन्होंने कहा वो आ गए हैं, सो गए हैं, लेकिन वो झूठ कहा था, लेकिन सच किसने बोला है, उसने बोला कि हम रात को देर से आए तो हमें सोने दो, यानी कि सच जो होता है वो हमेशा सामने ही आता है, वो कभी अंदर रहता नहीं है, वो कभी ना कभी बाहर निकलता है। तो उसने कहा कि तुम लोग तो बड़ी देर से ऐसे तुम लोग कहते हो, तो कहाँ चले गए थे। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे, जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे। उसने कहा तुम लोग अच्छा खाने के लिए किसी के घर गए थे का, लेकिन गए कैसे तुम लोग के, अपनी गाड़ी जो फिएट है, उनके पास जो गाड़ी थी वो कौन सी है, फिएट, और सरकारी गाड़ी कौन सी है, इम्पाला शेवरलेट। तो उन्होंने कहा है कि वो जो गाड़ी हो तो हमारे घर के सामने है, फिर तुम गए कैसे। कहना पड़ा ना, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, यानी उनके पास जो फिएट गाड़ी है उससे बड़ी गाड़ी कौन सी है, इम्पाला शेवरलेट।
तो अच्छा तो तुम्हें शौक यानी कि रुचि है, शौक यानी कि रुचि, और शौक यानी कि दुख। ओके, तो उसने कहा कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें वो रुचि है क्या, उसमें बहुत मज़ा आता है तुम्हें। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। देखो, अगर कोई राज्य का कोई मेहमान आना हो या कोई आ रहा हो तो ही वो क्या करते थे, वहाँ पे इम्पाला का प्रयोग करते थे, अदरवाइज वो उसे ज़्यादा हाथ नहीं लगाते थे। और इसलिए उन्होंने पहले से बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। इजाज़त यानी कि परमिशन है। हाँ, बाबूजी कुछ बोले नहीं, चिल्लाए भी नहीं। कि हमने बाबूजी से कहा कि हमने शेवरलेट गाड़ी हम लेके गए, लेकिन फिर भी वो कुछ बोले नहीं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को ले सकते। तो उन्होंने इशारा किया, ऐसा किया होगा शायद। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना, लॉग बुक, लॉन्ग बुक जो रहती है जिसमें एंट्री रहती है। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एंट्री करते हो, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। वह बोला 14 किलोमीटर। कितनी गाड़ी चलाई थी, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, सूचना दी, इसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, यानी कि हमारे घर के कामों के लिए, खुद के कामों के लिए हमने 14 किलोमीटर गाड़ी का उपयोग किया है, ऐसा उस बुक में लिख दो। यानी कि कितनी अच्छी ये उनकी भावनाएं देखो। वो क्या करते थे, इम्पाला शेवरलेट जब गाड़ी सरकारी काम के लिए लेके जाते थे तब वो एंट्री करते थे कि इतनी चलाई है गाड़ी। तो अभी उन्होंने कहा तुम एंट्री करते हो ना, तो अभी इसमें ये भी एंट्री करो, लेकिन बाजू में क्या लिखना है, निजी, यानी कि जो उपयोग है, यानी कि खुद के घर के लिए उन्होंने उपयोग किया है। तब भी उसकी बात हमारे समझ में नहीं आई और फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। क्या कहा उन्होंने, एक प्रति मिनट किलोमीटर का 60 पैसे, तो 14 किलोमीटर के कितने हो गए, 840। इतने पैसे जमा करवाने के लिए कहा। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोने लगे। फुट फुट कर रोना यानी कि बहुत जोर से रोना। उन्हें पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पिताजी उनके सामने इतने सरलता से बात कर रहे थे कि तुमने गाड़ी चलाई थी क्या, ओके ठीक है। फिर वो नौकर से कहते कितना हो गया है, 14 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। और अपने पत्नी से कहते कि अपने जो पैसे रहेंगे उसमें से सहाय साहब को इतनी रकम देनी है, क्योंकि हमारे बेटे ने खुद के निजी उपयोग के लिए ये गाड़ी का इस्तेमाल किया है। ये अच्छे पिताजी है, उन्होंने अपने बेटे के सामने एक आदर्श पेश किया है। और फिर ये सुनते ही दोनों भैया को ऐसा लगा कि अरे हमारे वजह से हमारे माता पिता को ये झेलना पड़ा। 840 रुपीज़ जो है वो किस लिए देने पड़े, क्योंकि हम लोगों ने मस्ती मौज के लिए गाड़ी चलाई, दोस्तों के सामने हम के साथ दोस्तों के घर हम घुमाने के लिए लेके गए, और हमारे एक शौक के लिए भुगताना किसको पड़ा है, हमारे माता पिता को। उन्होंने बहुत बुरा लगा और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बहुत देर तक वो फुट फुट कर रोने लगे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमने ये जो किया है वो गलत किया है, हमें पिताजी के इजाज़त के बगैर ये इसे लेना नहीं चाहिए था, या पिताजी भी इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे, तो हमें समझना चाहिए। और फिर ये बात उसके मन में बहुत चुभ गई कि हमने ये बुरा कार्य किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर ये जो लाल बहादुर शास्त्री वो डट कर कह सकते थे। सोचो कि हमारे पिताजी होते तो क्या कहते, हमारे पिताजी हमें ऐसे कहते कि अरे नालायक कहीं का, पता नहीं तुम्हें, रात को देर से आया, तूने मुझे पूछा मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया, किसने कहा तुम्हें, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। या हमें चिल्लाते, बहुत कुछ बोलते उल्टा सीधा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मुंह से चू तक नहीं किया, वो शांत रहे। और शांत तरीके से भी उन्होंने क्या किया है, इस घटना को, यानी कि तुमने जो किया है वो सही नहीं किया, ये अपने बेटे को कृति के माध्यम से समझाया है। कितनी सादगी है, कितनी सरलता है।
यानी कि हर एक प्रॉब्लम जो है वो गुस्सा करने से सॉल्व नहीं होता है। बेटे को अच्छी सीख देनी है तो उसे क्या करना पड़ता है, अच्छी तरह से समझाना उसे, ये भी माता पिता का क्या है, कर्तव्य है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ तक रुक जाते हैं। आगे का पार्ट जो है हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ओके, जो पार्ट होगा उसे पढ़ना है और मैं तुम्हें उस पर जो कृतियाँ देने वाली हूँ तुम्हें उसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।